हेलो डियर लर्नर्स। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये वीडियो, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर के बारे में, यानी कि तापमान का वितरण। इससे पहले टेम्परेचर क्या होता है, हीट क्या होती है और टेम्परेचर को इफ़ेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स थे वो हम लोगों ने बहुत डिटेल में इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। और मैं मानती हूँ, मैं उम्मीद करके चलती हूँ कि आपने वो सभी वीडियोस देख लिए होंगे, ताकि चीज़ें जो है वो आपको समझ में आती रहे। देखिए, अगर आप सोचेंगे कि मैं पर्टिकुलर कोई भी वीडियो किसी भी दिन देख लूँगी या देख लूँगा तो मुझे समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। फिजिकल ज्योग्राफी में या के जितने भी पार्ट्स है, जितनी भी ब्रांचेज है इसकी, उसमें सभी टॉपिक्स एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं। तो आपको पहले का टॉपिक देखना होगा, तभी जाके नेक्स्ट समझ में आएगा। इसलिए पहले वाले वीडियोस को स्किप मत कीजिए, उनको देख लीजिए अच्छे से, उसके बाद में इसको समझिए। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज का टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर के बारे में जब अपन बात करते हैं तो बेसिकली हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, एक है टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि कालिक वितरण, टाइम के अकॉर्डिंग, एक होता है रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन यानी पर्टिकुलर रीजन के अकॉर्डिंग, और एक होता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, लंबवत वितरण। तो चारों हमें पढ़ने हैं 1 बाय 1, जिसमें से आज के वीडियो में मैं ये तीनों कवर करूंगी। 4th वाला जो है हम इसके बाद वाले नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले अगर हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं, देखिए ये थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो मैं आपको यहाँ समझा रही हूँ। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि क्षैतिज वितरण, इसमें हम लैटिट्यूड के हिसाब से तापमान में आने वाले चेंजेस को पढ़ते हैं। लैटिट्यूड के हिसाब से, लैटिट्यूड के हिसाब से कैसे आप देखते हैं कि टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स। हम जैसे जैसे भूमध्य रेखा से पोल्स की तरफ जाते हैं, ध्रुवों की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होने लगता है। ठीक है, ये ट्रेंड हम जानते हैं, ये पैटर्न हम जानते हैं। लेकिन फिर भी ध्यान ये रखना है कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो इक्वेटर पे नहीं पाया जाता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर है वो कहाँ पाया जाता है, ये एनसीईआरटी की ही एक लाइन हमने डिस्कस की थी। आप कमेंट करके जल्दी से मुझे बताइए कि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर हमारी अर्थ पे कौन से एरियाज़ में पाया जाता है, क्योंकि वो इक्वेटर पे तो नहीं पाया जाता है। तो आपको बताना है कि कहाँ पाया जाता है। अब हम देखिए, दूसरी एक जो चीज़ हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ते हैं, दैट इज़ आइसोथर्म्स, यानी कि समताप रेखाएं। ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज़ अपना पूरा फोकस इस पर रख के इसको अच्छे से समझें। आइसो का मतलब होता है सेम, एक समान रहने वाली, और थर्म का मतलब है टेम्परेचर यानी तापमान, यानी कि समान रहने वाला तापमान, यानी समताप रेखाएं। अब ये क्या होती है, दीज आर इमेजिनरी लाइन्स। पहली बात तो ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, इनको आप देख नहीं सकते हैं, इमेजिनरी लाइन्स है। विच जॉइन द प्लेसेस हैविंग इक्वल टेम्परेचर, ये उन एरियाज़ को जोड़ती हैं जो जिन पे एक जैसा टेम्परेचर पाया जाता है। बट यहाँ तक की जनरल डेफिनेशन तो सबको पता होती है, बट इसके आगे की जो लाइन है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अगेन पढ़ते हैं, दीज आर इमेजिनरी लाइन्स जॉइनिंग प्लेसेस हैविंग इक्वल टेम्परेचर रिड्यूस्ड टू सी लेवल टू एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ ऑल्टीट्यूड। अब देखिए, मान लीजिए कि एक प्लेस है जिसके ऊपर ए नाम की कोई जगह है, बी नाम की कोई जगह है और सी नाम की कोई जगह है, ठीक है, एक ही अक्षांश के ऊपर। अब ए नाम की जो जगह है वो तो प्लेन के अंदर है, मैदान में है। बी नाम की जो जगह वो माउंटेन पे है। सी नाम की जगह जो है वो भी प्लेन में है। अब तीनों के तीनों जो है वो एक ही प्लेस के ऊपर है। तो अब हम इनके ऊपर जो टेम्परेचर होगा, बी के ऊपर तो डेफिनेटली टेम्परेचर कम होगा, ठीक है, क्योंकि ये हाइट के ऊपर है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऑल्टीट्यूड वाले पॉइंट को के जो प्रभाव है, यानी कि ऊंचाई का जो प्रभाव है, उसको हटाने की कोशिश करते हैं। तो जब हम ऑल्टीट्यूड के इफेक्ट को हटा के बी के टेम्परेचर को भी सी लेवल के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं, यानी ए और सी के अकॉर्डिंग बी के टेम्परेचर को भी एडजस्ट कर लेते हैं, उसके बाद जब इनके टेम्परेचर को मिलाते हैं तो जो लाइन सामने आती है वही समताप रेखा होती है। फिर से बताती हूँ, ए और सी नाम की जो जगह है वो प्लेन के अंदर है, बी नाम की जो जगह है वो ऊंचाई पर है, हाइट के ऊपर है, ऑल्टीट्यूड पे है, तो बी का टेम्परेचर ऑफकोर्स कम होगा। तो अब आपको क्या करना है कि अगर आपको इनको तीनों को ज्वाइन करना है तो बी के टेम्परेचर को ए और सी के बराबर लाना होगा। इसीलिए हमने यहाँ लिखा है कि द टेम्परेचर रिड्यूस्ड टू सी लेवल। तो बी नाम की प्लेस का जो टेम्परेचर है उसको सी लेवल के हिसाब से रिड्यूस करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। उसके बाद जब आप इसे ज्वाइन करोगे इन तीनों प्लेसेस को, तो जो इमेजिनरी लाइन बन के सामने आती है दैट इज कॉल्ड आइसोथर्म। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब समताप रेखाओं की कुछ विशेषताएं भी होती हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो आपको पता रखना है उनके बारे में। ये एनसीईआरटी में नहीं दी गई है तो आपको लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। पहली बात तो ये जो आइसोथर्म्स होती हैं ये देखने में कैसे दिखती हैं, तो देखिए मैप में आप देख सकते हैं, ये मैप है आपके पास में। इस मैप में इस तरीके की जो लाइन्स बनाई हुई हैं ये आइसोथर्म्स कहलाती है। ठीक है, ये जनवरी में अलग तरीके से अलग पैटर्न पे चलती है और जुलाई में अलग पैटर्न पे चलती है। उसके बारे में अभी हम बात करेंगे कि क्यों ऐसा होता है। बट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, पहली बात तो ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में चलती है।
ईस्ट वेस्ट या वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन भी आप लिख सकते हैं। नॉर्थ साउथ कभी भी नहीं चलती है, नॉर्थ साउथ और साउथ से नॉर्थ की तरफ नहीं चलती है, बल्कि चलती कहाँ है, ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट चलती है। ठीक है, जनरली लैटिट्यूड्स को फॉलो करती है, यानी अक्षांश के पैरेलल चलने की कोशिश होती है इनकी। ठीक है, देशांतरों से इनका कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता है। फिर है आइसोथर्म्स टेक सर्टेन बैंड्स वेयर लैंड एंड वाटर मीट। ऐसे जितने भी एरियाज है जहाँ पर पानी और जो स्थलीय भाग है वो आपस में मिल रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कोई भी कोस्टल रीजन्स, जैसे नॉर्थ अमेरिका का ये कोस्टल रीजन जो है, ईस्टर्न कोस्ट जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर अटलांटिक ओशन और ये लैंड वाला पार्ट दोनों मिल रहे हैं आपस में। तो जैसे ही जहाँ पर लैंड एंड वाटर मिलते होंगे वहाँ पे आइसोथर्म के अंदर अचानक से आपको एक बैंड देखने को मिलेगा। देख रहे हैं आप, यहाँ पे एकदम सीधी चल रही थी, ये अचानक से मुड़ गई। अचानक से क्यों मुड़ी? क्योंकि यहाँ पे लैंड एंड वाटर आपस में मिल रहे हैं, इसलिए इनके अंदर बैंड आ जाता है। और जितना ज़्यादा ऐसा होता क्यों है? क्योंकि टेम्परेचर जो होता है वो वाटर का अलग होता है और लैंड का अलग होता है। अब आपने इसके बारे में तो पढ़ा ही होगा, मैंने टेम्परेचर के फैक्टर्स जो अभी प्रीवियस वीडियो में समझाए थे उसमें मैंने ये चीज़ बताई थी कि लैंड जल्दी से ठंडा और जल्दी से गर्म क्यों होता है, जबकि वाटर धीरे धीरे गर्म और धीरे धीरे ठंडा क्यों होता है। इसके कॉजेस मैंने आपको वहाँ बताए थे, इसलिए एक बार वहाँ देख लेना ताकि आपको समझ में आ जाए। तो लैंड एंड वाटर का जो भी जहाँ पर भी मीटिंग पॉइंट होगा वहाँ पर ये आइसोथर्म्स जो होती है वो मुड़ जाती है, इनमें बैंड आ जाता है। ठीक है, तो एक चीज़ क्लियर हो गई कि आइसोथर्म्स मुड़ती क्यों है, इनमें बैंड क्यों आते हैं, क्योंकि लैंड एंड वाटर का टेम्परेचर अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये रीज़न हो गया। इसके बाद में और देखते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आगे। नेक्स्ट जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि द स्पेसिंग ऑफ आइसोथर्म। ये जो आइसोथर्म्स आप देख रहे हैं इनके बीच में देखिए कहीं कहीं आपको गैप कम दिख रहा है, कहीं पे गैप ज़्यादा है, फिर से गैप कम हो गया, कहीं कहीं पे गैप फिर से बढ़ गया। ये गैप कम या ज़्यादा होने का कारण क्या होता है? देखिए, जब भी बहुत कम गैप होता है इनके बीच में, जब भी दो आइसोथर्म, दो समताप रेखाओं के बीच का जो गैप है वो बहुत कम दिख रहा है, इसका मतलब वो क्या दिखा रहा है? टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा चेंज, यानी बहुत ज़्यादा परिवर्तन, बहुत ज़्यादा अंतर दिखा रहा है टेम्परेचर में। उसको वो किससे दिखता है? क्लोज स्पेसिंग से। जब दो आइसोथर्म पास पास होती हैं तो वो दिखाता है बहुत ज़्यादा चेंज को, और जब दूर दूर होती है ये आइसोथर्म तो वो बहुत धीमे चेंज को दिखाता है टेम्परेचर में। ठीक है, तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता होनी चाहिए इसके बारे में। तो अब इसको हम पढ़ते हैं अपनी बुक से, तो आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। देखिए, जनवरी और जुलाई के तापमान के वितरण का अध्ययन करके हम पूरे विश्व के तापमान वितरण के बारे में जान सकते हैं। ये जनवरी एंड जुलाई को चूज़ किया जाता है। जुलाई में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है और जनवरी में सबसे कम यानी मिनिमम वाला जो टेम्परेचर है वो रिकॉर्ड किया जाता है। इसलिए इन 2 मंथ्स को लिया जाता है पूरे वर्ल्ड के टेम्परेचर के बारे में जानने के लिए। ठीक है, याद रहेगा जनवरी एंड जुलाई। फिर मानचित्रों पर तापमान वितरण सामान्यतः समताप रेखाओं की मदद से दर्शाया जाता है, यानी कि अगर आप ग्लोब के ऊपर या मैप के ऊपर अगर टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाना चाहते हैं तो आपको किसकी हेल्प लेनी होगी? समताप रेखाओं की, यानी आइसोथर्म्स की हेल्प आपको लेनी होगी। ठीक है, और ये वो लाइंस होती हैं जो इक्वल टेम्परेचर वाले प्लेसेस को जोड़ती है। मैंने अभी आपको बताया कि ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो कि इक्वल टेम्परेचर वाले एरियाज को जोड़ती हैं, लेकिन आपको वो पॉइंट भी ध्यान रखना है जो मैंने अभी बताया था कि इनको रिड्यूस किया जाता है मीन सी लेवल तक, उसके बाद में इनको जोड़ा जाता है। ठीक है, ये एनसीईआरटी में दे नहीं रखा था इसलिए मैंने आपको बता दिया है, तो ध्यान रखें। अब देखिए, सामान्यतः तापमान पर अक्षांश के प्रभाव को स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं, यानी लैटिट्यूड को फॉलो करती हैं ये आइसोथर्म्स जो चलती हैं। लैटिट्यूड के या तो पैरेलल चलेगी या फिर थोड़ा थोड़ा इनमें बैंड आता जाएगा, क्योंकि समताप रेखाएं प्राय अक्षांश के समानांतर होती है। यानी जनरली अगर देखा जाए तो जो आइसोथर्म्स होती हैं वो किसको फॉलो करती है? लैटिट्यूड्स को फॉलो करती है। जनरली ये आइसोथर्म्स जो होती है वो लैटिट्यूड्स के पैरेलल चलती है, बट अचानक से कभी कभी उनके अंदर बैंड आ जाते हैं, यानी मोड़ आ जाते हैं। मोड़ आने का कारण मैंने अब ये भी आपको बताया कि जहाँ पर सी एंड वाटर मिलते हैं वहाँ पर इनमें बैंड आ जाता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, ये तो हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। अब आगे एक दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन है वो है टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम यहाँ समझते हैं, उसके बाद में हम बुक से पढ़ेंगे इसको। तो टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन ये टाइम के अकॉर्डिंग। अब टाइम की जब बात आ रही है तो हम 2 मंथ्स को कौन से चूज़ करेंगे? एक तो है जनवरी और एक है जुलाई, 2 मंथ को हम चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, पहले हम जनवरी की बात करते हैं। तो देखिए, जनवरी की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि जो हमारा ग्लोब है उस ग्लोब को बीच में से जो है 0 डिग्री इक्वेटर लाइन डिवाइड करती है 2 इक्वल पार्ट्स में। ये जो 0 डिग्री की लाइन है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ मैंने 0 डिग्री इक्वेटर खींच रखी है। ठीक है, इसका ऊपर का जो पार्ट है नदर्न पार्ट वो नॉर्थ हेमिस्फीयर है और जो सदर्न पार्ट है वो सदर्न हेमिस्फीयर है। जब भी जनवरी का मंथ आता है तो नदर्न हेमिस्फीयर में तो विंटर्स होती है, लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होती है? समर्स होती है। दोनों में ऑपोजिट सीजन्स होते हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन इसमें होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो दोनों हेमिस्फीयर्स में अलग अलग सीजन होते हैं किसी एक मंथ में। तो जनवरी में विंटर कहाँ होगी? नदर्न हेमिस्फीयर में। सदर्न हेमिस्फीयर में समर्स होगी। तो अब विंटर के टाइम के अंदर नदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा?
नदर्न हेमिस्फीयर में आपको पता है कि जब विंटर्स होगी तो विंटर के टाइम के अंदर लैंड ज़्यादा ठंडा होता है और ओशन का पानी जो होता है वो थोड़ा सा गर्म होता है, क्योंकि आपने पढ़ा था कि लैंड एंड वाटर धीरे धीरे, लैंड जो है वो धीरे जल्दी गर्म जल्दी ठंडा होता है। तो जब सर्दियाँ पड़ेगी, विंटर्स आएगी तो लैंड बहुत जल्दी से ठंडा हो जाएगा, जबकि पानी जो है वो कंपैरेटिवली थोड़ा गर्म रहेगा। तो अब देखिए ये लाइन मैंने यहाँ लिख रखी है कि इन नदर्न हेमिस्फीयर ड्यूरिंग जनवरी यानी विंटर, नदर्न हेमिस्फीयर में तो विंटर है, उस वक्त लैंड ज़्यादा कोल्डर होगा किसकी तुलना में, वाटर के तुलना में। तो अब उससे क्या होगा, मान लीजिए हमें कोई 20 डिग्री सेल्सियस वाली एक आइसोथर्म बनानी है, तो अब हम कैसे मानेंगे कि मान लीजिए ओशन के ऊपर ये 20 डिग्री यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर 20 डिग्री का टेम्परेचर है। तो अब 20 डिग्री का जो टेम्परेचर है, जैसे ही ये आइसोथर्म लैंड के ऊपर आएगी तो ये इक्वेटर की तरफ मुड़ जाएगी। इस तरीके से इक्वेटर की तरफ इसका बैंड आएगा। इक्वेटर की तरफ क्यों बैंड आ रहा है, क्योंकि 20 डिग्री का टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए इसको भूमध्य रेखा के पास जाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि लैंड के ऊपर तो इसके लाइन के अंदर कितना टेम्परेचर है, अगर आप इसको इससे ज्वाइन करोगे सीधी लाइन से तो 18 डिग्री टेम्परेचर आपको मिलेगा लैंड के ऊपर। क्यों, क्योंकि अभी हमने देखा था ये दोनों अंतर क्यों है भाई, पानी के ऊपर इसी सेम लाइन के अंदर सेम अक्षांश के ऊपर यहाँ पे तो 20 डिग्री टेम्परेचर है और लैंड के ऊपर 18 क्यों है, क्योंकि लैंड जो है वो ज़्यादा ठंडा है विंटर के अंदर और वाटर जो है वो गर्म है। इसलिए एक ही लैटीट्यूड के ऊपर वाटर के ऊपर टेम्परेचर आपको 20 मिल रहा है, जबकि लैंड के ऊपर 18 मिल रहा है। तो क्या अब आप इन दोनों को जोड़ लोगे, क्या दोनों को एक आइसोथर्म से मिला दोगे, नहीं मिलाओगे, क्योंकि ये तो 20 है और ये 18 है, तो दोनों को नहीं मिला सकते ना। आइसोथर्म तो बराबर टेम्परेचर वाले एरियाज को मिलाती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि 20 डिग्री को मेंटेन रखने के लिए थोड़ा सा इक्वेटर की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर अगर आपको बढ़ाना है तो बढ़ाने के लिए तो इक्वेटर की तरफ जाएंगे और घटाना है तो पोल्स की तरफ जाएंगे। तो 20 डिग्री से वापस 20 डिग्री पे ही जाने के लिए, यानी लैंड के ऊपर 20 डिग्री आपको कहाँ मिलेगा, इक्वेटर के पास। तो 20 डिग्री से इक्वेटर की तरफ आएंगे, फिर ओशन पे वापस इधर जाएंगे, फिर वापस से हम बैंड लेकर यहाँ पर आएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से विंटर के टाइम के अंदर नदर्न हेमिस्फीयर में जनवरी के अंदर जो हमारी आइसोथर्म्स होती है वो ओशन के ऊपर तो कहाँ मुड़ जाती है, पोल्स की तरफ। ठीक है, आप देख रहे हैं पोल्स की तरफ मुड़ रही है, और कॉन्टिनेंट पे ये इक्वेटर की तरफ मुड़ जाती है। ठीक है, यानी साउथ में मुड़ जाती है, इक्वेटर की तरफ मुड़ जाती है। तो ये पैटर्न फॉलो होता है विंटर के अंदर जनवरी में। ठीक है, इसकी तुलना में अगर जनवरी में समर की बात करें, यानी नदर्न हेमिस्फीयर की बात करें, सदर्न हेमिस्फीयर की अगर हम बात करें तो वहाँ पे तो समर्स है। समर्स में इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। समर के महीने के अंदर लैंड ज़्यादा गर्म होगा, जबकि पानी कंपैरेटिवली ठंडा होगा। तो मान लीजिए कि 20 डिग्री सेल्सियस की एक आइसोथर्म है, वो आपको खींचनी है। तो ओशन के ऊपर टेम्परेचर 20 है, लेकिन लैंड के ऊपर भी उसकी लाइन में 20 थोड़ी मिलेगा, क्योंकि लैंड तो ज़्यादा गर्म है ना, तो उसके ऊपर तो आपको 30 मिलेगा। तो 20 को मेंटेन रखने के लिए आपको टेम्परेचर को कम करना है ना, तो आप पोल्स की तरफ जाओगे और पोल्स की तरफ मुड़ा दोगे इसको, फिर वापस ओशन में 20 पे आओगे, फिर वापस पोल्स की तरफ मुड़ाओगे, फिर वापस 20 पे आओगे, फिर वापस पोल्स की तरफ मुड़ाओगे। इस तरीके से ये मोड जो है, ये बैंड्स जो है वो आइसोथर्म में आते हैं। तो इसके पीछे सीधा सा लॉजिक यही है कि लैंड का और वाटर का जो नेचर होता है हीट को एब्जॉर्ब करने का और रिलीज करने का, वो डिफरेंट होता है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। तो एक बार अच्छे से वापस से वीडियो को रिवर्स करके फिर से देखना इन चीज़ों को, तब जाके चीज़ें क्लियर होगी। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है कि भाई वाटर और लैंड गर्म ठंडे होने में टाइम क्यों लेते हैं, अलग अलग क्यों होता है, तो आपको ये कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। इसलिए पहले उसको देखना, उसके बाद ही इसको समझना। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इन सदर्न हेमिस्फीयर ड्यूरिंग जनवरी दैट इज समर, लैंड इज हॉटर देन वाटर। ये भी अभी हमने बात कर ली है कि समर के टाइम के अंदर सदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होगी, तो लैंड जो है वो ज़्यादा गर्म हो जाएगा, पानी इसकी तुलना में ठंडा रहेगा। सो आइसोथर्म बैंड टू द नॉर्थ पोल साइड ओवर द कॉन्टिनेंट के ऊपर ये पोल की साइड में मुड़ जाएगा, जबकि ओशन के ऊपर जो है ये वापस से इक्वेटर की तरफ मुड़ जाएगा। ये इक्वेटर की तरफ आ रहा है और यहाँ पे पोल की तरफ जा रहा है। तो इस तरीके से ये पैटर्न आपको देखने को मिलता है। देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल ये कंसेप्ट है जो आज मैंने आपको समझाया है। बहुत ही टफ लगता है ये लोगों को, और जनरली लोग इसको पढ़ाना चाहते ही नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि भाई इसको पढ़ाना मतलब कि आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, तभी जाके आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, इसलिए जनरली लोग इसको स्किप कर देते हैं। आप ज़्यादातर वीडियोस में भी देखेंगे तो ये चीज़ें आपको कम ही लोग पढ़ा रहे होंगे, उसमें भी वो कई लॉजिक जो है वो सही नहीं दिए जाते हैं। तो आपको ये पूरा कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, और ये बहुत ही हार्ड टॉपिक माना जाता है जनरली। टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को लोग यूँ ही स्किप कर देते हैं कि इसमें तो कुछ भी नहीं है, क्या पढ़ाना है इसमें, तो लैटीट्यूड के हिसाब से पढ़ाना है, आइसोथर्म को यूँ ही वर्बली बता देते हैं। लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा ये रीज़न है, और एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन तो अभी पूछा भी गया है यूपीएससी में, मैं अभी आपको बताऊंगी। तो इसलिए इसका पूरा कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, इसलिए वीडियो को बार बार देखना इस जगह पे, इस वाले कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लेना। ठीक है, अब देखिए, ये तो हमने जनवरी की बात कर ली। अब हम अगर जुलाई की बात करें तो जुलाई का मंथ जो होगा उसमें नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या होगा, गर्मियाँ होगी। तो ये जो कंसेप्ट अभी यहाँ पे
साउथ हेमिस्फीयर में लागू हो रहा था वो अब गर्मियों में हमारे नॉर्थ हेमिस्फीयर में लागू हो जाएगा, ठीक है। और सदर्न हेमिस्फीयर में जुलाई में क्या होगा, विंटर। तो ये जो अभी विंटर का कंसेप्ट नॉर्थ हेमिस्फीयर में लग रहा था वो अब कहाँ लग जाएगा, साउथ हेमिस्फीयर पे लग जाएगा। इतना सही अंतर है, ठीक है। इसलिए एक बार इसको अच्छे तरीके से समझ लेना ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए। अब देखिए अभी भी मैंने आपको बताया था कि यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है। तो यूपीएससी में क्या क्वेश्चन आया है, ये देखिए यूपीएससी 2024 का क्वेश्चन है। 2 स्टेटमेंट दिए हुए थे, आपको बताना था कि दोनों स्टेटमेंट राइट है या एक ही स्टेटमेंट राइट है, और अगर दोनों राइट है तो क्या सेकंड वाला स्टेटमेंट पहले वाले स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये पूछा गया था, ठीक है। देखिए यहाँ से पूछा था, इन जनवरी द आइसोथर्म डेविएट टू द नॉर्थ ओवर द ओशन एंड द साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट। तो यही चीज़ पूछी गई थी कि क्या जनवरी के महीने में जो आइसोथर्म्स होती है वो नॉर्थ की तरफ चली जाती है ओशन में। तो देखिए जनवरी के अंदर नॉर्थ की तरफ जा रही है ओशन में, नॉर्थ की तरफ यानी पोल्स की तरफ, जबकि साउथ में यानी कि इक्वेटर की तरफ जा रही है, कहाँ पे, कॉन्टिनेंट के ऊपर। तो ये लाइन लिखी हुई है ना सिंपल, ये तो ये फैक्ट कैसा हो गया, ये स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या लिखा था, द प्रेजेंस ऑफ वार्म ओशन करंट Gulf Stream and North Atlantic Drift make the Northern Atlantic Ocean warmer and the isotherms bend towards the north। एक और स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ था, आपको पता है कि जो हमारा ये अटलांटिक ओशन है बीच में, इस अटलांटिक ओशन में, नॉर्थ अटलांटिक ओशन की बात कर रही हूँ मैं, यहाँ पे एक ओशन करंट चलता है, उसका नाम है गल्फ स्ट्रीम। हम ओशन करंट के चैप्टर में और डिटेल में उसको समझेंगे, फिलहाल सिर्फ आप नाम जान लीजिए कि एक गर्म ओशन करंट चलता है जिसको नाम क्या है, गल्फ स्ट्रीम। गर्म से मतलब है कि जो इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाता है पानी, उसको हम बोल देते हैं वार्म ओशन करंट यानी गर्म महासागरीय धाराएं, और जो पोल से इक्वेटर की तरफ आती है उसको हम बोल देते हैं ठंडी महासागरीय धाराएं, कोल्ड ओशन करंट। तो एक वार्म ओशन करंट है जिसका नाम है गल्फ स्ट्रीम, वो यहाँ से नॉर्थ की तरफ, पोल्स की तरफ जा रहा होता है, और आगे चल के उसका नाम क्या हो जाता है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट हो जाता है। वो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट यहाँ से चलता हुआ ये जो यूरोप का जो पार्ट है यहाँ तक पहुँचता है। तो नॉर्थ के यूरोप तक यहाँ तक जाएगा, तो इसका मतलब उस वाले एरिया के टेम्परेचर को बढ़ा देगा, क्योंकि जो गर्म ओशन करंट्स होते हैं वो किसी भी एरिया के टेम्परेचर को बढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से भी आइसोथर्म्स के अंदर बैंड्स आते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स पूछे गए थे, और ये जो सेकंड स्टेटमेंट था इसमें यहाँ वार्मर की जगह पे कोल्डर करके लिखा हुआ था, ठीक है। वार्मर की जगह क्या किया हुआ था, कोल्डर। तो ये गलती हो गई ना, क्योंकि आपको पता है कि वार्म ओशन करंट तो क्या करेगा, टेम्परेचर को वार्म करने का काम करेगा, कोल्ड नहीं करेगा। तो ये वार्मर वाली गलती वहाँ पे दी हुई थी, इसका मतलब स्टेटमेंट 2 जो था वो रॉन्ग था, ठीक है। जब हम इन क्वेश्चंस को करेंगे तब हम और डिस्कस करेंगे इसको। तो ये पॉइंट हो गया यहाँ पे क्लियर। इसके बाद में हम आते हैं आगे नेक्स्ट, ये सिंपल सा डेटा दिया हुआ है यहाँ पे। फिर है द इफेक्ट ऑफ द ओशन इज़ वेल प्रोनाउंस्ड इन द सदर्न हेमिस्फीयर। अब अगर हम सदर्न हेमिस्फीयर की बात करते हैं तो आपको पता है वहाँ पे पानी ज़्यादा है, लैंड जो है वो कम है, पानी ज़्यादा है। तो आपको ये जो आइसोथर्म्स है वो कैसे देखने को मिलेगी, हियर द आइसोथर्म्स आर मोर और लेस पैरेलल टू द लैटिट्यूड। आपको सदर्न हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में आइसोथर्म्स जो होगी वो लैटिट्यूड के लगभग पैरेलल चलती हुई दिखाई देगी। देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे लगभग पैरेलल दिख रही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बीच में कोई भी लैंड नहीं है, इसलिए बैंड आएगा ही नहीं इनके अंदर, कोई भी बैंड नहीं आएगा ना, कोई भी मोड़ नहीं आएगा, ये सीधी चलेगी ऑलमोस्ट, इसलिए ऑलमोस्ट सीधी देखने को मिलती है कहाँ पर, सदर्न हेमिस्फीयर में। तो ये ध्यान रखना है, और यही चीज़ है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब देखिए ये तो हो गया। इसके बाद में ये जो फिगर दिया हुआ है यहाँ पे 8.5 वाला, इस मैप में क्या दिया हुआ है, दिस मैप शो द रेंज ऑफ टेम्परेचर बिटवीन जनवरी एंड जुलाई। अब एक वर्ड आ रहा है रेंज। रेंज क्या चीज़ है, रेंज के बारे में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि रेंज किसको कहते हैं, टेम्परेचर रेंज क्या होती है, पहले उसको देख लेना, फिर समझ में आ जाएगा रेंज क्या होता है। तो जनवरी एंड जुलाई के बीच में टेम्परेचर का जो अंतर है वही रेंज है। तो इस अंतर को दिखाने के लिए ये मैप बनाया गया है। और अगर हम जुलाई एंड जनवरी के बीच का सबसे ज़्यादा अंतर देखें, मैक्सिमम अंतर अगर डिफरेंस देखें, तो आपको कहाँ मिलेगा, ये इस जगह पे 60 डिग्री सेल्सियस। ये जुलाई एंड जनवरी के बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस है, मैक्सिमम डिफरेंस है। और ये कौन से एरियाज़ में है, ये एरियाज़ है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूरेशिया, यानी एशिया और यूरोप का बिल्कुल नॉर्थ ईस्टर्न जो हिस्सा है उस जगह पे ये अंतर पाया जाता है। उसका कारण क्या है, दिस इज़ ड्यू टू द कॉन्टिनेंटलिटी। कॉन्टिनेंटलिटी का मतलब होता है महाद्वीपीयपन, यानी जैसे जैसे हम सी से दूर जाएंगे, किसी भी कॉन्टिनेंट के आंतरिक भाग में जाएंगे, तो लैंड का इफेक्ट बढ़ता जाएगा, पानी का असर जो है वो कम हो जाएगा, लैंड का इफेक्ट बढ़ता जाएगा। तो लैंड का जो इफेक्ट बढ़ता जा रहा है उसी को ही बोला जाता है कॉन्टिनेंटलिटी, ठीक है। इसलिए सबसे ज़्यादा डिफरेंस भी आपको कहाँ मिलेगा, इसी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखें सबसे ज़्यादा डिफरेंस कहाँ है, रेंज कहाँ है, 60 डिग्री सेल्सियस नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूरेशिया। जबकि सबसे कम कहाँ पे है, ये 3 डिग्री सेल्सियस आपको देखने को मिल रहा है वाटर के ऊपर, क्योंकि वाटर में तो इतना ज़्यादा पानी में डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है ना टेम्परेचर का, इसलिए आपको पानी के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो यही है कि द लीस्ट रेंज यानी सबसे कम रेंज जो है टेम्परेचर की वो है 3 डिग्री सेल्सियस एंड इट इज़ फाउंड बिटवीन 20 डिग्री साउथ एंड 15 डिग्री नॉर्थ। तो ये डेटा आप ध्यान रखना, ये फैक्ट ध्यान रखना।
ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद में जो है नेक्स्ट आता है रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन। रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन में बेसिकली जो ग्रीक विद्वान थे, ग्रीक जोग्राफर्स थे, उन्होंने हमारे पूरी अर्थ को या ग्लोब को 3 जोन्स के अंदर डिवाइड किया था। तीन जो है टेम्परेचर जोन्स बताए थे। पहला जोन था टॉरिड जोन यानी उष्ण कटिबंध। ये कौन सा है? ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ के बीच का, यानी कर्क से मकर रेखा के बीच का जो जोन है वो जोन होता है जहाँ पे सन की रे सीधी आ रही होती है। फिर बताया था नेक्स्ट टेम्परेट जोन यानी शीतोष्ण। ये कौन सा है? कर्क रेखा से 66.5 डिग्री नॉर्थ के बीच का, एंड ऐसे ही मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से 66.5 डिग्री साउथ के बीच का जोन। और लास्ट आ जाता है फ्रिजिड जोन, जिसको शीत कटिबंध भी कहा जाता है। ये 66.5 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का जोन होता है। ठीक है, तो ये ग्रीक जोग्राफर्स ने रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन दिया था। अब इसके बाद में लास्ट पार्ट आता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो उम्मीद करती हूँ आपको चीज़ें अच्छी लग रही होंगी। मैंने कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी ऐड किए हैं आज के अपने लेक्चर में, तो देख लीजिए अच्छे तरीके से और जो है रिवाइज़ करते रहिए चीज़ों को बैक टू बैक, और आप वीडियोस को बार बार देखिए ताकि चीज़ें और अच्छे से क्लियर होगी आपको। कोई डाउट या कोई क्वेश्चन हैं आपके तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो कैसा लग रहा है ये भी ज़रूर बताएं। मैं आपके कमेंट्स का बिल्कुल वेट करती हूँ कि भाई स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है। आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।